नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से हम विश्वनाथ आनंद जी और मैग्नस कार्लसन के बीच जो हम सीरीज चला रहे हैं, जो उनके बीच जो मैच हुए हैं उनका जो पूरी श्रृंखला चल रही है उसका ये 8वां वीडियो है। इससे पहले आपने लगातार देखा कि 2010 तक विश्वनाथ आनंद जी लगातार कार्लसन पर भारी पड़ रहे थे। जी हाँ, रेटिंग के लिहाज से भी हमने जो पिछला मुकाबला देखा था उस पर हमने देखा था कि विश्वनाथ आनंद जी की रेटिंग 2804 थी, जबकि कार्लसन की 2802 थी। लेकिन 2012 आते आते अब समय का जो चक्र था वो थोड़ा सा घूमना शुरू हो चुका था। अब आप देखें तो जो मैच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये खेला गया 12 अक्टूबर 2012 को। इसका मतलब है कि जो 2013 में नवंबर में विश्व चैंपियनशिप हुई जिसमें कार्लसन जीते, उससे ठीक एक साल पहले की बात है ये। और अब अगर आप देखेंगे तो कार्लसन ऑलरेडी 2843 पर पहुंच गए थे, जबकि आनंद जी की रेटिंग जो 2804 थी 2 साल पहले वो 2780 पर आ चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि दोनों के बीच रेटिंग का गैप जो है बढ़ना शुरू हो चुका था 2012 में। ठीक है, तो ये वो मुकाबला हुआ जब लगातार कार्लसन विश्वनाथ आनंद जी के सामने क्लासिकल में हारते आ रहे थे और फिर फाइनली उनको क्लासिकल में एक जीत विश्वनाथ आनंद जी के खिलाफ मिलती है। और ये जीत काफ़ी मायने रखती है क्योंकि इसके बाद कैंडिडेट होने वाला था जिसको कार्लसन को खेलना था आनंद जी के खिलाफ चयनित होने के लिए। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ और कैसे मैग्नस कार्लसन ने जो है जीत दर्ज की। E4 से शुरुआत हुई। कार्लसन इसमें सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी खेल रहे थे। E4 C5 सिसिलियन, नाइट F3 D6 और बिशप B5। और ये शायद वो पहला आप कह सकते हैं कि एक स्थापित जीत थी एक पूर्व विश्व चैंपियन के खिलाफ कार्लसन की मॉस्को वेरिएशन में। बिशप B5 लाइन, जो भी लोग थ्योरी अवॉइड करना चाहते हैं, नजडॉफ, ड्रैगन, इस तरह किसी लाइन में नहीं जाना चाहते, तो बिशप B5 चेक जो है वो आजकल बहुत ही पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका है और उसमें कार्लसन का बड़ा योगदान है। ओके, बिशप D7 खेला विश्वनाथ आनंद जी ने मेन लाइन, बिशप इंटू D7, क्वीन इंटू D7, C4। तो ये मरोगजी वाइट सिस्टम जैसा, लेकिन लाइट कलर का बिशप जो है वो वाइट के पास नहीं है, मतलब एक फ़ायदा है। ओके, नाइट F6 विश्वनाथ आनंद जी ने खेला यहाँ पर, नाइट C3 तो G6 जो कि स्टैंडर्ड लाइन है यहाँ पर, D4 CD4 नाइट D4, बिशप G7 F3 ये भी स्टैंडर्ड लाइन है क्योंकि अदरवाइज नाइट G4 और क्वीन E6 जैसे जो है वेरिएशन इस पर आते हैं जो कि वाइट को थोड़ा परेशान करते, तो वाइट यहाँ पर F3 कर लेता है। यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि अभी तक उन्होंने कैसल नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में पोजीशन में वाइट एकदम सॉलिड है क्योंकि ब्लैक कहीं से आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है और अभी भी इनको भी कैसल करना है। और ये बिशप का एक्चुअली इंतजार किया जाता है कि इधर से निकाला जाए या इधर से निकाला जाए। ओके, सो F5, सो क्वीन C7। अब ये क्वीन C7 का महत्व क्या है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल क्या होता है कि इस ओपनिंग में वाइट कैसल करने के बाद किसी भी तरह से ब्लैक का D5 रोकना चाहता है, तो आनंद जी वही प्लान जो है यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं D5। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो क्वीन C7 खेला, इसका पर्पज़ ये है कि वो डार्क स्क्वायर पर अटैक करके इस बिशप को थोड़ा सा कमज़ोर करना बिशप को थोड़ी इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, बजाय कि वो इस डायगोनल पर रहे उसे यहाँ रखना चाहते हैं। ये बिशप क्या करता है कि D5 को डिस्करेज करने के लिए नॉर्मल लाइन में बिशप आता है G5 पे और फिर G5 से इस नाइट को एलिमिनेट मतलब हटाने का एक उसके पास ऑप्शन रहता है, जिसकी वजह से D5 पे कंट्रोल कम हो जाता है एक। तो ये नॉर्मल एक कह सकते हैं योजना होती है सफ़ेद मोहरों से खेल रहे खिलाड़ी की। लेकिन अभी देखिए विश्वनाथ जी ने क्या खेला है, क्वीन C7 जो कि इंटरेस्टिंग लाइन थी। नॉर्मली यहाँ पर कैसलिंग कर ली जाती है या फिर नाइट C6 खेल दिया जाता है, ये सबसे नॉर्मल लाइन्स हैं। पर आनंद जी ने क्या चुना इस लाइन में, उन्होंने चुना क्वीन C7। अब कार्लसन यहाँ पर खेलते हैं B3, तो कार्लसन एक प्रकार से इनवाइट कर रहे हैं उसको कि आइए आप क्वीन A5 रखिए। आनंद जी ने क्वीन A5 खेला यहाँ पर। ओके, बिशप B2, नॉर्मली जो है वो बिशप उस डायगोनल में, तो बिशप D2 भी पॉसिबल है, लेकिन नाइट C6 के बाद अननेसेसरली एक दबाव पड़ेगा। और अगर मान लीजिए इस तरह से खेलते हैं नाइट D5, क्वीन D8, बिशप C3, E6 और कुछ एक्सचेंजेस इस तरह से होंगे, तो अगर आप पोजीशन देखोगे तो ऐसी कोई समस्या इसमें ब्लैक को नहीं है, ब्लैक डिफेंड कर जाएगा पोजीशन को। तो इसीलिए कार्लसन ने खेला बिशप B2। आनंद जी खेलते हैं नाइट C6, अपना आखिरी माइनर पीस जो है वो बोर्ड पर आता है। कार्लसन ने कैसल किया, आनंद जी ने भी कैसल किया। एंड नाउ यहाँ पर कार्लसन नई चाल खेलते हैं नाइट C2। इससे पहले किंग H1 और नाइट D5 जो है वो खेले गए थे। सो नाइट C2 जो थी ये एक नॉवेल्टी थी, एक नई चाल थी बोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पर आनंद जी खेलते हैं रुक F8 जो कि उनका प्लान है। यहाँ पर आप देखिए D5 कभी ना कभी आएगा, E6 D5, उसके लिए आनंद जी की तैयारी है यहाँ पर। कार्लसन खेलते हैं बिशप C3 ताकि क्वीन को जो है वहाँ से हटाया जा सके, तो क्वीन B6, किंग H1 क्योंकि नाइट पिन था,
और अब यहाँ पर आनंद जी मूव खेलते हैं D5, जो वाकई थोड़ी सी चौंकाती हुई मूव है, क्योंकि डी पॉन पे देखिए कोई सपोर्ट नहीं है ना, किसी भी पॉन का सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर यहाँ पर E/D5 मार दिया जाए या C/D5, लाइन एक ही आएगी, तो हम E/D5 पर डिस्कस कर लेते हैं। E/D5 अगर मारा जाएगा तो नाइट D5 आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप नाइट C6 नहीं मार सकते, क्योंकि नाइट C3 के बाद ये गेम लॉस हो जाएगा। देखिए, क्योंकि E2 भी मर रहा है, क्वीन भी मर रहा है, C6 भी मर रहा है। ओके, तो पीस डाउन हो जाएगा यहाँ पर वाइट। सो यहाँ पर आप मार नहीं सकते, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा CD5, रुक D5। अभी देखिए नाइट पिन है, तो अगर आप वहाँ पर उनसे हटाएंगे क्वीन E1, सो नाइट D4, बिशप D4, रुक D4, क्वीन E7 एंड रुक D8 का अगर आप देखोगे तो इसमें इस पोजीशन में अगर कोई थोड़ा सा बेहतर है तो वो ब्लैक पीसेज जो है काले मोहरे से खेल रहे हैं विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पर बेटर होते। पर कार्लसन जो है उन्होंने इसको काफ़ी सोचा बोर्ड पर उस समय, और उन्होंने D5 का जवाब दिया नाइट C6, जो कि सबसे सही चाल थी। पॉन C6 एंड नाउ क्वीन E1। अब सडनली क्या हुआ कि इस जो मूव उन्होंने खेला उसके बाद जो एक आक्रमण लग रहा था, अभी तो पहला जो थ्रेट आ गया बिशप A5 का, और यहाँ पर आपका ये पिन होने के लिए तैयार है। अब यहाँ से विश्वनाथ जी से पहली थोड़ी सी गलती होती है। यहाँ पर शायद जो सबसे सही चाल थी, जो कि एनालिसिस में दोनों ने एक्सेप्ट की बाद में, वो थी शायद A5 यहाँ पे खेलना चाहिए था। E5 आता, नाइट D7, E6 ये भी होता बोर्ड पर, बट ये पूरा एनालिसिस किया गया दोनों साइड से। सो D4, बिशप D2, सो नाइट C5, ये प्रॉपर लाइन थी, और EF7, किंग F7, और ये पोजीशन जो है इसको इक्वल ही माना गया है एनालिसिस के बाद। लेकिन मैच में क्या हुआ, मैच में आनंद जी ने यहाँ पर जो D फाइल से अपना रुख हटा दिया, जिससे जो है एक गलत चाल बाद में एनालिसिस में माना गया, रुक DC8। तो D फाइल से हटना थोड़ा सा एक गलत इफेक्ट पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, E5, नाइट E8 और E6 यहाँ पे खेला मैग्नस कार्लसन ने ये पॉन जो सेक्रीफाइस किया, इसके पीछे ये है कि विश्वनाथ आनंद जी का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको वो डैमेज करने जा रहे हैं। F/E6 एंड नाउ नाइट F4। अब ये पोजीशन आने के बाद ये क्लियर हो गया कि ये जो पॉन यहाँ से यहाँ डबल हुआ। अभी आप देखिए कि इसको नाइट को देखिए, ये दो पॉन्स को देखिए, और उसके बाद आपको एक फीलिंग आएगी कि अगर जब ये बिशप से बिशप एक्सचेंज हो जाएगा तो राजा के आसपास के हिस्से में पीसेस जो है वो कम है, मतलब डिफेंड करने के लिए, और दूसरा पहुंच भी नहीं पा रहे हैं टाइम पे। अब पूरे गेम में जो प्रॉब्लम विश्वनाथ आनंद जी को गया वो इसी बात का गया कि कैसे वो अपने मोहरों को इन्वॉल्व करेंगे, और E6 भी डिफेंड करना है आपको, उसको भी बचाना है। तो यहाँ पर बिशप C3, क्वीन C3, और आनंद जी ने खेला D4, क्वीन गया D2 पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी। D2 इंटरेस्टिंग क्यों है वो आपको अगली चाल में पता लगेगा। आनंद जी ने यहाँ पे C5 खेला, और ये एक्चुअली में आनंद जी क्या कर रहे हैं कि दो चालों को जो उन्होंने जगह बनाई है ताकि कि उनका रुक यहाँ पे आ सके और क्वीन एक्टिवेट हो सके यहाँ इस रेंज पे और C6 का स्क्वायर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आगे आने वाली चाल देखिए, रुक E1 खेला इन्होंने, आनंद जी खेला नाइट G7। तो जैसे नाइट G7 खेला तो सबसे पहले कार्लसन ने खेला यहाँ पे G4, ताकि नाइट को जो है उसको उसके पावर को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया जाए। E6 पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है अभी। तो अब ये चाल थी जहाँ से आनंद जी से एक और गलती होती है। अब यहाँ पर सही चाल जो कहते हैं वो ये थी कि क्वीन C6 रखना चाहिए था, ताकि क्वीन जो है जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाए, इवन रिटर्न भी लौटने के लिए तैयार रहे और F3 पे प्रेशर रहे। यहाँ पर अगर अपोनेंट नाइट H3 जाएगा, जो कि क्वीन D2 का मेन मकसद है और आने वाले गेम में आपको दिखेगा, ताकि क्वीन G5 पे आए, नाइट क्वीन H6 पे आए, नाइट G5 पर आए, और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर नाइट H3 पे जो है रुक E5 पे एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकती थी। नाइट H3 पे रुक F8, क्वीन H6 अगर आते हैं तो रुक इनटू F3, किंग G1, रुक इनटू F1, रुक इनटू F1, क्वीन E4, और यहाँ पर क्वीन H7, ये इस तरह से एक थ्रेट लगाई जा सकती है और ये क्वीन चला जाता है। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली इस पोजीशन पे थोड़ा सा जो है आप बोलोगे कि वाइट ही थोड़ा बेटर रहने वाला था। मैच में क्या हुआ कि जैसे आनंद जी ने रुक C6 खेला, उसके बाद सडनली जो क्वीन का बोर्ड पर आकर के एक्सचेंज होने का पर्पस पूरा हो सकता था वो डिस्कनेक्ट हो गया। और उसके बाद देखिए क्या होता है, नाइट H3, अभी नाइट G5 और क्वीन H6 आ ही रहा है, तो इन्होंने आनंद जी ने नाइट को वो किया, एडजस्ट किया। लेकिन अगर आपको साफ महसूस होगा कि ये जो तीन मोहरे हैं ये राजा की मदद नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ नाइट से ही सारा रोल प्ले करना पड़ रहा है। अभी क्वीन H6 आया यहाँ पर कार्लसन, तो आनंद जी ने खेला नाइट F6, नाउ नाइट G5। अभी देखिए दोनों जगह बड़ा प्रेशर है, H7 पे भी और E6 पे भी। अब यहाँ पर आनंद जी ने खेला D3,
यहाँ पे भी लिखा गया एनालिसिस में कि क्वीन A6 करके किसी तरीके से वापस आने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर हालांकि उसमें भी वाइट बेटर ही रहता। मतलब जैसे कि इस तरीके से रुक E5, क्वीन C8, रुक F1 और क्वीन F8, और ये अगर एक्सचेंज मिल जाता तो पॉइंट डाउन रहते ये गेम वाइट ही बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसमें जान बच सकती है। खैर D3 खेला यहाँ पे विश्वनाथ आनंद जी ने, और ये खेलना भी चाहिए था। अगर आपका गेम बुरी तरह से जा रहा हो तो आप कहीं से काउंटर प्ले लेने की कोशिश करेंगे। यही टॉप प्लेयर करते हैं, वो लगातार पेसिव खेलने की बजाय, लगातार रक्षात्मक खेलने की बजाय कुछ करने की कोशिश करते हैं क्रिएटिव बोर्ड पर, और यही करना चाहिए एक्चुअली में। जो कंप्यूटर से एनालिसिस होता है वो तो बाद में लगा दिया जाता है, बट रियलिटी में ऑन द बोर्ड कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो फाइट करना चाहता है, ना कि दब दब के खेलना चाहता है। ओके, सो रुक E5 खेला यहाँ पर कार्लसन ने। ये एक और बोर्ड पर स्पेस जो उन्होंने ले लिया, C5 पे भी एक और प्रेशर क्रिएट कर दिया। यहाँ पर आनंद जी ने खेला किंग H8। सो नाउ रुक D1 खेला यहाँ पर। अब देखिए वो D3 भी मर गया, उसको सपोर्ट नहीं आ रहा है, और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप रुक D8 नहीं आ सकते क्योंकि नाइट F7 चेक आ रहा है। तो पूरी तरह से जो है वो गेम खत्म हो गया था। आनंद जी ने क्वीन A6 खेला, बट आफ्टर A4 क्या आप यकीन मानेंगे कि 30 चालों के बाद इस पोजीशन पे विश्वनाथ आनंद जी ने मैच को रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? अब प्रॉब्लम ये था कि A4 के बाद मान लीजिए कि वो क्वीन C8 जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको नाइट F7 का भी थ्रेड जो है वो नज़र आ रहा है अभी, ठीक है, और रुक इंटू D3 तो मर ही रहा है, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। इवन उसके बाद जो है अपोनेंट जो है बड़ी आसानी से धीरे धीरे खेल के भी रुक E फाइल पे भी डबल करके गेम खत्म कर देगा। तो रुक इंटू D3 आता, फिर क्वीन G8 आप जाते, सो रुक E3, और इसके बाद जो है गेम बचता ही नहीं, क्योंकि आप देखिए पोजीशन कितना ख़राब हो रहा है और एक एक करके सारे पॉइंट्स जो है वो मर जाएंगे यहाँ पर। तो इतना पेसिव पोजीशन हो गया था कि आनंद जी ने इस मैच को रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने A4 के बाद ही जो है मैच को छोड़ दिया, 30 चालों के बाद ही जो है मैच उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो दोस्तों ये गेम साफ तौर पर ये बताता है कि 2010 से 2012 के दौरान मैग्नस कार्लसन के रेटिंग, खेल तरीके, सब चीज़ में परिवर्तन हुआ, और आनंद जी का रेटिंग जो है धीरे धीरे 2800 के नीचे आ चुका था। अभी भी वो 2700, सोचिए 2012 की बात है, और अभी भी आनंद जी 2760 के आसपास हैं। तो एक तो आनंद जी को सलाम है, और क्या बोलें, मतलब कि आज भी जो है 10 सालों के बाद भी आप देखें कि करीब करीब 10 साल होने वाले हैं, अब 2021 लग गया है, तो अभी भी वो वहीं के ज़्यादा दूर नहीं आए हैं 2780 से। तो ये तो एक तो पहली बात अविश्वसनीय है उनका अभी भी प्रदर्शन। पर कार्लसन का उठना शुरू हो चुका था, और ये जीत जो है वो कार्लसन की विश्वनाथ आनंद जी के ऊपर एक प्रकार से जो है लगातार वो जो दबाव में रहते थे उस दबाव से वो बाहर आए। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि जैसे मैंने बताया कि 1 साल बाद ही ठीक विश्व चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी। तो क्या विश्वनाथ आनंद जी और कार्लसन के बीच इसके दौरान भी कुछ मैच हुए, विश्व चैंपियनशिप से पहले भी? उस पर भी नज़र जो है हमारे अगले वीडियो पर डालेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया हिंदी के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।